दोस्तों गुड मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रल न्यूक्लियस यूनिवर्स एंड फील्ड्स के ओरिजिन्स को हम अपने स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के जरिए हमने एक्चुअली में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझाने की कोशिश की अपने पुराने एपिसोड्स में, और कैसे देखा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो या क्वांटम सुपरपोजिशन या इंटेंगलमेंट हो ना, ये सब चीज़ें कितनी ब्यूटीफुली ये मॉडल समझा सकता है। हो सकता है इसमें बहुत बड़ा लूप होल हो, बहुत जगह मैं बहुत गलत प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी तरह से रदरफोर्ड मॉडल जो था प्लेनेटरी मॉडल, और उसके ऊपर जो इम्प्रूवमेंट मॉडल था बोर मॉडल, जिसने पोस्टुलेट किया कि नहीं हर ऑर्बिट्स अलाउ नहीं है। तो जो ऑर्बिट्स अलाउ हैं वो क्यों अलाउ हैं, तो इस मॉडल के ज़रिए हमने उन ऑर्बिट्स को स्टेबिलिटी प्रदान करने की कोशिश की कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट्स में होंगे और वो मूव जैसे ही करने वाले होंगे सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एनर्जी रिलीज करने की पोजीशन में होंगे, तो एनर्जी लूज ना हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन स्वयं स्प्रेड होने लगेगा, और जो स्प्रेड होगा अपने पार्टिकल्स में वो न्यूक्लियस के साथ मिलाकर एक तरह से नोड्स का काम करेगा, और उनके मध्य कहीं ना कहीं जो एनर्जी रिलीज होगी वो स्टैंडिंग वेव की तरह इस्टेब्लिश होगी। तो इसके लिए आप पुराने एपिसोड्स को आप देख सकते हैं। मोटा मोटा हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बोर के ऑर्बिट में ही अगर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड में है और एज एन पार्टिकल स्टार्ट करता है, तो बोर साहब ने तो पोस्टुलेट कर दिया कि भाई नहीं, इस ऑर्बिट में या इस ऑर्बिटल्स में होगा तो वो एनर्जी नहीं रिलीज करेंगे एटम की स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, उसके लिए भी तो कुछ थ्योरी होनी चाहिए थी ना। तो हमने कोशिश की कि नहीं, इन ऑर्बिट्स में जैसे ही वो रोटेट करने लगेगा, चूँकि बाकी सिचुएशन तो वही है, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है एज एन पार्टिकल तो एसलेट होगा, और एसलेट होगा तो क्यों नहीं वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी इसलिए नहीं रिलीज करेगा कि वो रिलीज जैसे ही वो रोटेट हो रहा है या होने वाला है, जो भी समझिए, वो स्प्रेड होने लगेगा, और इस स्प्रेड से जो बहुत सारे नोड्स को जनरेट करेगा, और न्यूक्लियस के साथ वो सारे नोड्स के मध्य जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो वास्तव में स्टैंडिंग वेव का फॉर्म लेगी, और इसमें मास एनर्जी कन्वर्जन्स भी होंगे। और यही नहीं, जो इलेक्ट्रॉन के चूँकि एंगुलर मोमेंटम है वो मूव कर रहा है ना, तो उसकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं स्टैंडिंग वेव्स में आएगी। और प्लस ये प्रक्रिया एक्चुअली में फिर जो भी रहेगी किस तरह से ब्रेक होगा और किस हद तक एंगुलर मोमेंटम स्टैंडिंग वेव में कन्वर्ट होगा, और स्वयं कैसे एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है वो एक इक्विलिब्रियम पे स्टेबल होगा, और पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा। एक्चुअली में जो ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्री, वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक व्यू, तो मैथमेटिक्स इस चीज़ को समझाती है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन ही पाएंगे, कहीं चांसेस ज़्यादा कहीं कम। लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स जो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन मल्टीपल पार्टिकल्स या नोड्स में टूट चुका है, और उनके मध्य स्टैंडिंग वेव है न्यूक्लियस के साथ, और न्यूक्लियस ही सिमेट्री का सेंटर साबित होता है। फिर इसी के आधार पर हमने अगले एपिसोड में कहीं ना कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी, सिमेट्रिक बैलून फोटो इलेक्ट्रिक बैलून्स को भी समझाने की कोशिश की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी, और देखा कि वर्क फंक्शन के ऊपर सारी फ्रीक्वेंसीज कैसे अलाउड हो जाती हैं, और उसके आगे जो भी एनर्जी है एच म्यू नॉट के आगे, तो थोड़ी भी एनर्जी अगर फोटोन में बची होगी तो तत्काल काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और फिर उसके बाद हमने आपको यूनिवर्स पे ला के छोड़ा था। तो आज हम फिर से हम समझते हैं कि जो आज हमारा यूनिवर्स था, जो पहले फैला नहीं था, एक्सपैंड नहीं हुआ था, जो ऑलरेडी साइंटिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग हुआ था और उससे एक्सपैंड करता गया, तो न्यूक्लियस और कुछ वो
वो यूनिवर्स एज अ शुरुआत में जब बिग बैंग नहीं हुआ तो वो न्यूक्लियस कुछ नहीं था, एक मास का पॉइंट था। आप कहेंगे कि उस मॉडल और आपके इलेक्ट्रॉन मॉडल में क्या समानताएं हैं? हम ये कहेंगे भैया कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे चार्ज्ड न्यूक्लियस के अराउंड था वो ब्रेक हुआ और स्टैंडिंग वेव जन्मी। इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्स पार्टिकल्स नोड्स का काम कर रहे हैं न्यूक्लियस के साथ। हम अभी तक ये कह रहे थे कि एक्स्ट्रा एनर्जी पाएगा ये सिस्टम तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा। रिवर्स में आइए कि अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर इत्यादि तो आप देखे ही होंगे ना, इस तरह की घटना। अगर हम कह रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूट्रल न्यूक्लियस से निकले, क्या निकले? एटम जो बना वो एक्चुअली में न्यूट्रल न्यूक्लियस की देन है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग ऑर्बिटल्स में हैं वो एक्चुअली में न्यूक्लियस से ही निकले हैं, और जैसे ही निकले हैं आगे वो स्प्रेड हो गए हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में, और उनके मध्य स्टैंडिंग वेव है ना। तो हम अपनी शुरुआत करना चाहेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियस से, और न्यूट्रल न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन का चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है और मास भी है, सब कुछ है। तो जब हमारा ब्रह्मांड चालू हुआ बिग बैंग से तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल न्यूक्लियस की तरह था और मास था। हमें नहीं पता कि उस समय एटम की भी रचना इत्यादि कुछ नहीं हुई थी, और बाहर के सरफेस से एक लंप तैयार हुआ होगा, सरफेस से एक शेल तैयार हुई होगी, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और ना भी एकदम कंटिन्यूअस शेल हो तो ऐसा क्या बोलते हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकले थे ना वैसे कहीं ना कहीं कुछ पार्टिकल्स क्लाउड मोड में वो निकले होंगे। और सपोज मान लेते हैं चार्ज था ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो न्यूट्रल है, और वो पार्टिकल्स क्या बोलते हैं जो भी उस पॉइंट से चारों तरफ फैले होंगे, या कुछ पार्टिकल्स मान लीजिए निकल गए और फैल, और बाद में वो एक्सप्लोड होना चालू करे, इलेक्ट्रॉन की तरह टूटने लगे। बस यहाँ है कि न्यूट्रल है सब कुछ। तो वो वास्तव में जो बीच का मास है वो क्या रोकने की कोशिश कर रहा था, जो निकला, जो पार्टिकल निकल रहे हैं सरफेस से? अगर कर रहा था तो जो ये पार्टिकल हैं इस अट्रैक्शन को कैसे, मतलब उसको तोड़, मतलब उसके अट्रैक्शन से बाहर आ पाए? तो कहीं ना कहीं इन पार्टिकल्स की जो ब्रेक हुए, मास एनर्जी कन्वर्जन हुए, और जो भी इनकी इंटरनल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई एक्चुअली में, और पार्टिकल दूर और जाते चले गए, और सरफेस वाला लंप जो टूटने के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है करस्पॉन्डिंग जो रेस्ट मास है, जो टोटल और बचा हुआ मास है। कहने का मतलब है कि जब तक ये सब नहीं हुआ था, न्यूट्रल न्यूक्लियस था, तब तक कोई फील्ड भी बाहर नहीं थी किसी भी तरह की। लेकिन जब इस तरह से सरफेस से कुछ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूट्रल पार्टिकल ही मान लीजिए, या जिस भी तरह ये क्या बोलते हैं बाहर निकले, कोई एक अट्रैक्शन रहा होगा तभी तो सब बंधे थे, और वो पार्टिकल्स टूटते भी गए, और मोटा मोटा कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी या कहें अपने मास की कीमत पर उन्होंने वो फैलते चले गए, और तब तक वो फैलते रहे जब तक कि पूरा मास, पूरा क्या बोलते हैं, जीरो नहीं हो गया। जितने भी पार्टिकल्स इस न्यूट्रल मास को, बड़े मास को छोड़ रहे थे।
फील्ड डेवलप हो गई है। तो एनर्जी कहाँ है इन पार्टिकल्स के मास की जो सरफेस को छोड़े हैं, वो स्पेस में है। किस में है? फील्ड में है। और अनुभव भी करते हैं। मान लीजिए इस फील्ड में हम कोई और मास कहीं से लाकर जस्ट फील्ड के सबसे ऊपर रख दे जहाँ से फील्ड स्टार्ट होती है, तो वो जो हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियस है या न्यूट्रल यूनिवर्स है जो अभी भी केंद्र में है, उसकी फील्ड में अट्रैक्ट होता जाएगा और वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। दुनिया की बात मत करिए, अभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फोकस करिए। जिस समय एकदम फील्ड के अंत पे रखे थे, जहाँ लगभग जीरो फील्ड थी और मास था, उस मास एम को, और कल्पना कीजिए वो टूटेगा नहीं, कहीं से ले आए हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट, और उसको रख दें तो वो क्या करेगा? वो खींचा चला आएगा, और जैसे जैसे खींचा चला आएगा वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इस मास की एनर्जी आई कहाँ से? कहीं और से नहीं आई, एक्चुअली में आई किससे? किसने दी इसको ये एनर्जी? एक्चुअली में फील्ड से आई। कहाँ से फील्ड से आई? वही फील्ड जो डेवलप हुई है हमारे मॉडल में, वही फील्ड जो डेवलप हुई है उसी फील्ड से आई। तो कहेंगे फिर फील्ड कमज़ोर होनी चाहिए। आप कह सकते हैं फील्ड क्या बोलते हैं कमज़ोर होनी चाहिए या फील्ड बदलनी चाहिए, लेकिन हमारे जो न्यूक्लियस की तुलना में, चूँकि जो मास है वो जो एनर्जी गेन काइनेटिक कर रहा है ना, उसकी तुलना में इफ़ेक्ट पता नहीं लगता है। या ये कह लीजिए कि जो मास है अब फील्ड में आ चुका है m1, और जो सेंटर मास है बड़ा M, इसके मध्य जो फील्ड होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि m1 भी तो अपनी तरफ अब अट्रैक्ट करेगा ना अपने मास के कारण। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि फील्ड है, अगर फील्ड है, फील्ड का जन्म होता है तो एनर्जी उस फील्ड में है। वो बात अलग है कि हर उसके एक यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो भरी है, फ्लो में नहीं है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं वो एनर्जी बदलेगी तो कहीं ना कहीं एनर्जी स्पेस में फ्लो भी होगी। दूसरी बात और समझने की कोशिश है कि फील्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो एनर्जी लिए है, एनर्जी लिए है। और जो पार्टिकल सरफेस छोड़ रहा था बिग बैंग के समय, जो भी पार्टिकल छोड़ रहे थे या अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे, और जिस हिसाब से एनर्जी फील्ड में बदली, तो फील्ड भी 3 डायमेंशंस तो कम से कम ले ही सकती है। एक डायमेंशन, जी हाँ, स्पेस के 3 डायमेंशंस रख सकती है एक साथ। एक डायमेंशन में आप ग्रेविटेशनल फील्ड समझ लीजिए, और बाकी के 2 डायमेंशंस में, परपेंडिकुलर डायमेंशंस में, आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड समझ लीजिए। जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी वो मास के प्रिमिलरली कारण थी। और आप अगर इसको लेंगे कि शुरुआत में न्यूट्रल न्यूक्लियस से तो चार्ज पार्टिकल निकले, तो जहाँ चार्ज का खेल चालू हो जाता है वहाँ पर ग्रेविटी फील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और चार्ज की आवश्यकता क्यों पड़ी? मान लीजिए सारा का सारा न्यूट्रल न्यूक्लियस जो था, ये हमारा बिग बैंग से पहले जो यूनिवर्स था एक पॉइंट पे था, वो एक ही तरह के मटेरियल पे था। अब 2 गोले मान लीजिए कि हैं, एक स्टैंडर्ड गोला है, वही स्टैंडर्ड पार्टिकल है और उसमें कोई चार्ज नहीं है। और मान लीजिए अब 2 पार्टिकल्स हैं और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लगभग टच कर रहे हैं, और एक ही साइज के हैं और न्यूट्रल है। तो दोनों के मध्य फोर्स कितना रहेगा?
ग्रेविटेशनल न्यूटन के हिसाब से, जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों पार्टिकल बराबर हैं तो दोनों का मास भी बराबर हो गया, दोनों की त्रिज्या भी बराबर हो गई ना। और मास भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर क्या है वहाँ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दोनों के मध्य ना। चूँकि लगभग टच कर रहे हैं तो इसलिए दोनों डिस्टेंस और कुछ नहीं है, रेडियाई है। और मास को 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटीज गुणा कर दीजिए ना। तो 3 3 6, ऊपर आर की पावर 6 हो जाएगी, नीचे आर क्या बोलते हैं स्क्वायर है। तो आर टू दी पावर 4 के अनुसार अगर डेंसिटी मटेरियल की फिक्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो आप कहेंगे यार ये तो उल्टा हो गया, ये तो दूरी बढ़ रही है, और मतलब यहाँ तो अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। एक्चुअली में जब बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे और जब त्रिज्या क्या बोलते हैं 1 से कम होने लगेगी तो आर टू द पावर 4 जो है और छोटा प्रतीत होने लगेगा ना। तो जैसे जैसे पार्टिकल छोटा होता जाएगा वैसे वैसे जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो भी जस्ट टच कर रहे हैं वो भी कम होता जाएगा। तो वास्तव में केवल इस मास के बेसिस पे, एक तरह के यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल के बेसिस पे, कोई भी टोटल मास को हम किसी पॉइंट पर रख ही नहीं सकते हैं। हल्का सा भी कुछ होगा या डिस्टर्बेंस वो ऐसा फैलता चला जाएगा स्पेस में, और सब कुछ क्या बोलते हैं एक तरह से क्लाउड की तरह हो जाएगा। बेटर ये है कि क्या बोलते हैं अगर बाइंडिंग चाहिए तो कहीं ना कहीं मास को जो अंतिम पार्टिकल है उसको तोड़ते समय कुछ ज़्यादा एनर्जी लगी, और वो कहीं से और से नहीं आएगा, वो मास से ही आएगा। और उसके लिए 2 फील्ड और चाहिए। एनर्जी एक ग्रेविटेशनल की तो हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम से, चलिए चार्ज आप चार्ज मान लीजिए कि कम से कम जो मास है वो चार्ज भी लिए हो, और 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स इस हिसाब से आ जाएंगे जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिए होंगे, और दोनों इक्वल अपोजिट चार्ज के पार्टिकल एक साथ हो जाएं, चपके हुए हैं तो उससे, और दोनों का मास भी एक है। इससे बेटर है कि एक पार्टिकल का मास ज़्यादा कर लीजिए, चार्ज प्लस है, और दूसरे का मास आप कम कर लीजिए। क्या हो जाएगा, वो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरा एक सिंगल चार्ज वाला न्यूक्लियस, और दूसरा भी पार्टिकल है जो इन्हीं दोनों चीज़ों से बना हुआ है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो बेटर अरेंजमेंट क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों न्यूक्लियाई के अराउंड स्प्रेड हो जाएं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जो भी आज बताने की कोशिश हो रही है कि एनर्जी जो भले ही स्केलर थिंग है, और लेकिन वो 3D एस्पेक्ट लिए है, और कहीं ना कहीं ये फील्ड से, इसके पीछे फील्ड का खेल है, और जो एनर्जी आई है वो मास से आई है, मास की कीमत पर आई है, और वो एनर्जी में आती है। मास भी स्केलर, फील्ड भी स्केलर, परंतु नहीं, मास भी स्केलर और एनर्जी भी स्केलर। वो एनर्जी कहीं और नहीं, बिना फील्ड के संभव नहीं। फील्ड है तो 3 डायमेंशन के लिए कम से कम 3 फील्डें, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, होनी जरूरी है। और कहीं ना कहीं शुरुआत जो हमने की है वो एक तरह से बिग बैंग से पहले और ट्रैक्शन मॉडल के हिसाब से की है। तो ग्रेविटी की फील्ड हम केवल उसको एक ही तरफ मानते हैं कि वो
अट्रैक्ट ही है कर रही है ना। बाकी इलेक्ट्रिक फील्डें वाई डायरेक्शन में दोनों तरफ हो सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन में दोनों तरफ हो सकती है ना। मतलब कहने का मतलब रिपेल कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, परंतु ग्रेविटी की फील्ड जो है वो केवल अट्रैक्ट ही करेगी। उम्मीद है हम यहाँ पे आपको छोड़ते हैं, बहुत जगह बहुत चीज़ों पे मैं फॉल्ट होऊंगा, लेकिन एक लेमैन के नाते और जो भी साइंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है उस अनुसार हम चीज़ें को रखने की फिजिकल मीनिंग देना चाहते हैं अपनी क्वांटम वर्ल्ड से लेकर यूनिवर्स को, स्टैंडिंग वेव मूवी नोट्स मॉडल के तहत। मैं हूँ मनीष जायसवाल और कन्या चौराहे मुट्ठीगंज प्रयागराज इलाहाबाद से, और विजयदशमी की सभी को शुभकामनाएं। विजयदशमी आप कहेंगे आज तो नहीं है, अरे विजयदशमी हमेशा रहेगी और तब तक रहेगी और उस समय मनाई जाएगी जब भी हमारे अंदर, हम जब भी अपने अंदर के असत्य को मारकर सत्य की जीत पाएंगे, अपने अंदर के रावण को जब भी उस पर विजय राम की होगी, विजयदशमी होगी। और राम और रावण भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो बुराई पर भलाई की विजय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पे। थैंक यू सर।